नमस्कार दोस्तों, नूपुर वॉइस चैनल में आपका स्वागत है। रोज रोज नई नई कहानियां सुनने के लिए मेरे चैनल नूपुर वॉइस को जरूर सब्सक्राइब करें और लाइक करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। आज की कहानी है पेंशन का इंतजाम। सुबह से ऑफिस जाते बेटे व स्कूल गए पोते का टिफिन तैयार कर थक चुकी आशा जी कमरे में आकर योग में ध्यान लगाए पति जगमोहन जी से बतियाने लगी। अरे अब तो बैठकर बात कर लिया करो। पूरा जीवन तो तुमने दो बेटों और एक बेटी को पालने में और पोसने में जी जान लगाकर खेतों में मेहनत करते हुए निकाल दिया है। तभी तो तीनों बच्चे पढ़ लिख कर कुछ बन पाए हैं। जगमोहन जी कुर्सी पर बैठी आशा जी के पीछे कुशन लगाकर उन्हें आराम से टिकाकर बैठाते हुए बोले, मैं तो फिर भी सब काम छोड़ चुका हूँ। इस उम्र में शरीर भी साथ नहीं देता, लेकिन तुम्हें तो आज भी आराम नहीं है। पहले बच्चों के लिए लगी रहती थी, अब उनके बच्चों के लिए, साथ ही बेटों के साथ बहू भी मिल गई है। काम तो और बढ़ गया है तुम्हारा। क्यों करती हो इतना काम? जब बेटा बहू पर काम छोड़ोगी तभी वह जवाबदारी लेंगे। आपस में दोनों बातें कर ही रहे थे कि उनकी बहू प्रिया कमरे में तमाते हुए आकर तेज आवाज में कहती है, माँ जी यही तो आपके साथ दिक्कत है। आशा जी ने हैरानी से पूछा, क्या बात है बहू? प्रिया ने कमर में हाथ रखते हुए कहा, बनिए मत। जब तक आपका बेटा ऑफिस नहीं निकल जाता तब तक आप अपने बेटे को दिखाने के लिए काम में लगी रहती हैं। केवल खाना बनाना तो काम नहीं है, अभी तो पूरे घर का झाड़ू पोछा भी तो पड़ा है, वह कब करेंगी आप? तभी आंखों से चश्मा हटाते हुए जगमोहन जी बोले, बहू यह क्या तरीका है अपनी सास से बात करने का? जिस उम्र में तुम्हारी सास को लगी थाली मिलना चाहिए, उस उम्र में वह तुम लोगों के लिए खाना बना रही है, और कुछ काम तुम भी किया करो। झाड़ू पोंछा तो तुम भी कर सकती हो। ये जो तैयार होकर जिम जा रही हो उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी तुम्हें। तभी उनकी बहू गरजते हुए बोली, वाह बाबूजी, 70 लाख का घर दिलाकर कोई एहसान तो किया नहीं है। कोई पेंशन भी तो नहीं आती है आपकी। वह तो राजेश की सैलरी अच्छी है तो दोनों ऐश कर रहे हैं बड़े शहर में, वरना बड़े बेटे को भी तो दिलाया है 70 लाख का मकान, तो जेठ जी ही रख लेते आपको हमेशा के लिए। अरे 6 महीने मैं झेलती हूँ और 6 महीने आप भी तो आराम देते हैं जेठ जेठानी जी को। उनके यहाँ जाकर काम नहीं करते क्या? इतनी खरी खोटी सुनाकर प्रिया जिम चली गई। आशा जी तो दिमाग से जैसे सुन्न ही हो गई। उन्हें अभी तक यकीन ना हो रहा था कि इस उम्र में उन्हें यह सब सुनना पड़ेगा क्या। इसी दिन के लिए इंसान बहू लाता है। तभी जगमोहन जी ने उनके हाथ पर हाथ रखकर सांत्वना दी तो आशा जी की आंखों से आंसुओं की धारा बह निकली। जगमोहन जी आशा जी को दिलासा देते हुए खुद बालकनी में जाकर आत्ममंथन करने में लग गए। अपने दोनों बेटों में बदलाव तो वह उसी दिन से महसूस करने लगे थे जिस दिन उन्होंने अपने खेत बेचकर दोनों बेटों को बड़े शहर में एक एक घर यह सोचकर दिलवा दिया था कि अब आगे का जीवन बेटे बहू के साथ खुशी खुशी बिताएंगे। अभी तो आए थे बड़े बेटे के यहाँ 6 महीने रहकर, उसके यहाँ भी तो यही सब झेलना पड़ा था। हर काम में मीन निकालना, खाने के लिए ताने सुनाना और न जाने क्या क्या। जब दोनों बेटों ने मकान की इच्छा जताई थी तो सोचा आखिर सब तो यहीं का है, आज नहीं तो कल वो खेती बाड़ी देखने की मेरी उम्र तो रह नहीं गई थी। और दोनों बेटे मल्टीनेशनल कंपनी में अच्छी सैलरी पा रहे थे, तो खेती क्यों करते? समय किसके पास है? तो आधी खेती बेचकर दोनों को घर दिलवा दिया था। वह तो भला हो उनके गांव के पड़ोसी का, जो समय पर सही सलाह दे गया कि बच्चों के लिए सोचना अच्छी बात है, लेकिन पत्नी भी तो उनके लिए जरूरी है। क्योंकि उम्र कितनी भी हो जाए, सम्मान अपने भी तभी देते हैं जब आपके पास पैसा हो, वरना 2 रोटी भी कोई खिलाना नहीं चाहता। यह सुनकर जगमोहन जी संभल गए थे। उन्होंने पूरा खेत नहीं बेचा था और गांव की विशाल कोठी भी नहीं, जबकि बेटों को यही पता था कि बाबूजी सब बेचकर आ गए हैं। आखिर वह भी तो बेटों का असली चेहरा देखना चाहते थे, तो बेटों से उस समय सच न बताना ही जरूरी समझा था। लेकिन भगवान इतनी जल्दी सच्चाई दिखा देगा वह यह नहीं जानते थे
जगमोहन जी यह सोच रहे थे, अच्छा ही हुआ बेटों के कहने पर सब नहीं भेजा, नहीं तो आज इस उम्र में कोई उम्मीद न बचती और न ही मेरी पत्नी का सम्मान। आज दोनों से दोपहर का खाना भी नहीं खाया गया और ना ही बहू प्रिया ने पूछा। रात के खाने के समय जब टेबल पर सभी बैठ गए तो आशा जी सबकी थाली में खाना परोस रही थी। जैसे ही उन्होंने जगमोहन जी की थाली में सब्जी परोसी तो बहू प्रिया अपनी कुर्सी से गुस्से में उठकर तुरंत बाबूजी की थाली से सब्जी उठाते हुए बोली, क्या माँ जी, आपने घर लेकर दिया है इसलिए आप रह सकते हैं, लेकिन कोई पेंशन नहीं आती आपकी हर महीने जो इतनी महंगाई में आप सब्जी खाएंगे। आप दोनों को यहाँ रहना है तो अचार रोटी से ही गुजारा करना पड़ेगा। आशा जी अपने बेटे को चुपचाप खाना खाते देख अचंभित सी रह गईं। कुछ बोलती इसके पहले ही तुरंत जगमोहन जी ने इशारा कर चुप रहने कहा। रात को कमरे में आशा जी ने रोते हुए जगमोहन जी से बोला, कभी अपनी जरूरत पहले नहीं देखी थी जीवन में, पहले बच्चों का ही किया, शान से पाला पोसा पढ़ाया, पानी की तरह पैसा बहाया, सोचा था दोनों बेटे बन जाएंगे तो हमारी पेंशन भी यही तो है। गांव में तुम्हें तो मैं हमेशा 2 सब्जी सलाद दही के बिना खाना नहीं परोसा, आज तो अचार रोटी परोसकर मेरी आत्मा ही रो पड़ी। क्या मिला हमें बेटों के लिए इतना सब करके? अरे आज घर फाइनेंस कराते दोनों बेटे तो आधी सैलरी भी पता ना चलती, ऊपर से बहुएं बदतमीजी से मुंह चलाती हैं और दोनों बेटे चुप रहकर उनकी गुलामी करते हैं। साथ ही कहते हैं घर दिलाकर एहसान नहीं किया है। हम भी तो आप दोनों को इस बुढ़ापे में झेल रहे हैं। अरे कौन झेल रहा है भगवान जानता है। अरे पूरा काम करती हूं दोनों बेटों के यहाँ, अब तो शरीर भी साथ नहीं देता। तभी श्याम जी उठकर बैठ गए, बोले, बस बहुत हुआ आशा, अब और नहीं। इतनी जिल्लत भरी जिंदगी जीते हुए मैं तुम्हें और नहीं देख सकता। जब आपके बच्चे आपको बोझ समझने लग जाएं, आपकी रोटियां गिनने लग जाएं, और इससे भी बड़ी बात कि आपसे माता पिता का रिश्ता भूलकर आपको अपमानित करने से पीछे ना हटे, तो ऐसे बच्चों के साथ रहना छोड़ देना चाहिए। आशा जी घबराते हुए बोली, कैसी बात कर रहे हैं, इस उम्र में अकेले कैसे रहेंगे? और हर घर में बातें ऊपर नीचे हो जाती हैं, जाने भी दो आप। तब जगमोहन जी कड़े स्वर में बोले, बातें उस घर में ऊपर नीचे होती हैं आशा जिस घर में प्रेम होता है। यहाँ बेटा बहू का स्वार्थ पूरा हो चुका है, और रही बात अकेले रहने की तो तुम यहाँ वैसे भी अकेली ही हो। किसी दिन बिस्तर से लग गई तो वैसे ही ताने सुन सुनकर ऊपर से धार जाओगी, इसलिए अब समय आ गया है अपने अकेले रहने का। आशा जी क्या करती, जैसा पति बोले। दूसरे दिन सुबह जगमोहन जी अपने दोनों बेटों को अपना फैसला सुना देते हैं। बहू प्रिया चैन की सांस लेती है और साथ ही ताना देने से भी नहीं चूकती। बाबूजी फैसला आपका है, और आप दोनों को कुछ होता है तो हमें दोष न देना। जगमोहन जी अपनी पत्नी का हाथ थामकर और एक हाथ में बैग लेकर अपने गांव चले जाते हैं, और बाकी का आधा खेत बेचकर वह पैसा जमा कर ब्याज के रूप में अपनी पेंशन का इंतजाम कर लेते हैं, और अपने गांव में अपनी बड़ी सी कोठी में रहने लग जाते हैं। वहीं का एक जरूरतमंद परिवार जिनके पास घर ना था, उन्हें अपनी बड़ी सी कोठी के एक हिस्से में जगह दे देते हैं, जो जगमोहन जी व आशा जी की सेवा बहुत ही मन से करते हैं। उनका यह एहसान मानकर कि जगमोहन जी ने उन्हें सिर पर छत दी है। अब आशा जी को बहुत सुकून और आराम था। इतनी सेवा तो उन्होंने जीवन में ना पाई थी, साथ ही गरम गरम खाना भी हाथों हाथ मिल जा रहा था। एक दिन जगमोहन जी ने आशा जी से बोला, तुम किसी से ना कहना, यह पति पत्नी हमारी बहुत सेवा कर रहे हैं। हम वसीयत कर जाएंगे कि हमारे न रहने पर यह कोठी और जमा पैसा इसी परिवार को मिले। दूसरी तरफ जैसे ही जगमोहन जी के दोनों बेटों को पता चला कि आज भी बाबूजी के पास बेचे गए खेत का पैसा और लाखों की कोठी भी है जो उन्होंने नहीं बेची थी, तो दोनों दौड़ते हुए गांव पहुंच उनके पैरों में गिरकर माफी मांगने लग जाते हैं। तब जगमोहन जी भी अपने दिल पर पत्थर रखकर कहते हैं, तुम लोगों के लिए जो करना था वह मैं पहले ही कर चुका हूँ। साथ ही मेरा पास मेरा घर है और अपनी पेंशन का इंतजाम भी मैंने कर लिया है।
साथ ही सेवादार बेटे बहू से भी अच्छे लोग मिल गए हैं और मेरा तुम लोगों से कोई नाता नहीं है। जगमोहन जी के शब्द सुनकर बेटा बहू अब खुद को ठगा महसूस कर रहे थे और सोच रहे थे, हमने कितनी बड़ी गलती की थी, नहीं तो आज यह संपत्ति भी हमारी ही होती। बाद में जगमोहन जी अपनी पत्नी आशा से कहते हैं, वो तो हमारे पास बुढ़ापे में पेंशन का इंतजाम था, लेकिन उन माता पिता के बारे में सोचो जो ये इंतजाम भी नहीं कर सकते। आशा करती हूँ आपको यह कहानी अच्छी लगी होगी, तो लाइक करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें।